नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा कर लिया है। इस शहर का नाम है खेर्सन। सीएनएन ने इस खबर की पुष्टि की है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हमला कर रही है और उसके हर उस क्षेत्र को तबाह कर रही है जो यूक्रेन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जिसके बाद अब खबर आई है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के खेर्सन पर कब्जा करने का दावा किया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेनकोव ने इस बात की जानकारी दी है और कहा कि सशस्त्र बलों के रूसी डिवीजनों ने खेर्सन को पूर्ण नियंत्रण में ले लिया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को साफ कर दिया कि जब तक रूस बमबारी नहीं रोकेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। पहले रूस बमबारी रोके, उसके बाद बातचीत की टेबल पर आए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने नाटो सदस्यों से रूसी वायुसेना को रोकने के लिए नो फ्लाई जोन लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुश्किल समय में यूक्रेन की मदद करके नाटो देश युद्ध में नहीं कूदेंगे, बल्कि वो सुरक्षा उपाय बढ़ाने का काम करेंगे। बता दें कि आज ही रूसी सेना ने खार्किव मिलिट्री अकादमी को भी निशाना बनाया और इस पर रॉकेट दागा है। रिपोर्ट के अनुसार रूसी सेना ने कई रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए भारत सरकार की ओर से कंट्रोल रूम एक्टिव किए गए हैं। ये कंट्रोल रूम पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाक गणराज्य में स्थापित किए गए हैं। ये देश यूक्रेन से सीमा साझा करते हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के शहर खार्किव में स्थानीय सरकारी मुख्यालयों पर बड़े पैमाने पर हमला किया है, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए। इसके अलावा रूस के द्वारा राजधानी कीव के मुख्य टेलीविजन टावर पर किए गए हमले में 5 लोगों की मौत हुई है। टेलीविजन टावर पर किए गए हमले में राज्य में प्रसारण अब बंद हो गया है। राजधानी कीव में हो रहे हवाई हमले को देखते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास को बंद कर दिया गया। वहीं रूस के हमले में मंगलवार को खार्किव शहर में एक भारतीय छात्र की भी मौत हो गई। कर्नाटक का रहने वाला नवीन शेखरप्पा राशन की दुकान पर गया था। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने भारतीय छात्र की मौत पर दुख जाहिर किया और कहा कि रूस भारतीय छात्रों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। यूक्रेन से भारतीयों का रेस्क्यू अब यूपी में चुनावी मुद्दा बन चुका है। पीएम मोदी लगातार यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने की बात कहकर अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और इसे मजबूत भारत का एक उदाहरण बता रहे हैं। आज यूपी के सोनभद्र में भी एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने कहा, यह भारत का बढ़ता सामर्थ्य है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना और वायुसेना को भी लगा दिया गया। भाइयों बहनों, आज दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना, वायुसेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं
कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। बदलते हुए समय में भारत को और ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा। भारत तभी ताकतवर बनेगा जब दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम होगी। जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हो, जो भारत की सेनाओं का अपमान करते हो, जो भारत के उद्यमियों की मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया अभियान का मखौल उड़ाते हो, वो गैर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते। ये वो लोग हैं जो भारत के अपने टीके के विरुद्ध अफवाह फैलाते हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? सबके सब लोग जिनका टीका लगा हो जरा हाथ ऊपर करके बताइए, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? हर एक को लगा कि नहीं लगा? आपको कोई खर्चा करना पड़ा क्या? आपको जेब में से 1 रुपया निकालना पड़ा क्या? भाइयों बहनों, ये लोग ऐसे हैं जिनको टीका हम लगवाने के लिए लोगों के साथ जुड़ते थे, उसमें भी मुसीबत होती थी। ये वो लोग हैं जो हमारी सेनाओं के पराक्रम पर। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जौनपुर में एक जनसभा के बाद मीडिया से बातचीत में कहा था कि दुनिया के बाकी देश अपने नागरिकों को लेकर चले गए। क्या भारत सरकार सो रही थी? हजारों की संख्या में आज भी बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, जिसके लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही। उत्तर प्रदेश में छठे चरण की बारी है। जनता वोट की चोट मारने कुछ घंटे बाद यानी गुरुवार को निकलेगी। वहीं दूसरी और 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी दल के दिग्गज नेता कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जौनपुर में चुनावी रैली की। इस रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि अब तक के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में धुआंधार वोटिंग हुई है। इस बार धुआं वाले धुआं हो जाएंगे। ये जन समर्थन जब वोट पड़ेगा, और मुझे तो ये लग रहा है कि इस बार ललई जी के पक्ष में यहां पर इतनी धुआंधार वोटिंग होने जा रही है, इतनी धुआंधार वोटिंग होने जा रही है कि धुएं वाले धुआं हो जाएंगे। इधर आपने उनके नेताओं के भाषण सुने होंगे। बीजेपी के नेता बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, जहां देखो वहां दिखाई दे रहे हैं, और 7वें चरण में तो सब इकट्ठे आ जाएंगे। लेकिन कभी उनकी बातों को सोचना और समझना, जब आप सोचोगे और समझोगे तो आप पाओगे कि उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कहने को तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करते हैं, लेकिन
अगर 5 साल का काम और उनके वादे और उन्होंने जो सपने दिखाए थे, अगर उन चीजों का आकलन करोगे तो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे किसान भाई हैं, किसान भाइयों बताओ आपकी आय दोगुनी हो गई क्या? ये किसान भाई और किसान परिवार के हमारे बेटे नौजवान दिखाई दे रहे हैं। बताओ किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। इन्होंने कहा था कि इनकी सरकार बन जाएगी तो 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। और जब खाद लेने गए तो क्या खाद मिल गई आपको? और डीएपी लेने गए तो क्या डीएपी मिल गई? और जब खाद की बोरी आपने देखी होगी तो बताओ खाद की बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है। अब एक हफ्ते और चुनावी सफर चलेगा। छठे दौर के लिए मतदान गुरुवार को होगा। अब अंतिम चरण यानी 7वें चरण के लिए चुनावी शोर जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रहे हैं। बुधवार को प्रियंका गांधी ने मऊ में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, चीन और बुलडोजर की बात करने वाले समस्याओं पर बात नहीं करते। समस्या ये है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की जनता परेशानियों का सामना कर रही है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की जो समस्याएं हैं, छोटे दुकानदारों की, बुनकरों की, छोटे व्यापारियों की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और उन्हें हल करने का काम नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी नेता हैं, चुनाव के समय जब आपके सामने आ रहे हैं तो इन समस्याओं की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये पहचान भी नहीं रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कितनी सारी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। उन्हें हल करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो आपके सामने आकर कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, बुलडोजरों की बात करेंगे, आतंकवादियों की बात करेंगे, कभी चीन की बात करेंगे, कभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग हो रहा है उसकी बात करेंगे। लेकिन आप जो रोजाना हर रोज एक जंग लड़ रहे हैं अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए, जो संघर्ष आप कर रहे हैं, जिस संकट में आप हैं, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। अब आपको समझने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है। इन नेताओं को, इन राजनीतिक दलों को किसने इतनी हिम्मत दे दी कि आज वे आपके सामने खड़े होकर कह सकते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि उन्हें संज्ञान ही नहीं था कि यहां पे छुट्टे जानवर की समस्या है उत्तर प्रदेश में। 5 साल इनकी सरकार केंद्र में, 5 साल प्रदेश में इनके मुख्यमंत्री, इनकी सरकार, और उतनी हिम्मत दे दी है आपने कि आपके सामने आकर कहते हैं कि उनको मालूम ही नहीं है कि आपकी समस्याएं क्या हैं। चुनाव के समय अचानक उनको जानकारी मिल जाती है और कहते हैं कि इसके हल करने की हम इसका सुझाव देंगे। तो इन सब नेताओं को इतनी हिम्मत मिल गई है, इतनी बुरी आदत डाल दी है आप लोगों ने कि आकर कुछ भी बहकी बहकी बातें कर ले, खोखली घोषणाएं दे देते हैं। चुनाव के समय हम ऐसा करेंगे, 70 लाख रोजगार बनाएंगे। किसी ने आपको समझाया कि 70 लाख रोजगार कहां से बनाएंगे, कैसे आएंगे? किसी ने नहीं कहा। बस बड़ी बड़ी खोखली घोषणाएं और जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। और ये हिम्मत इनको मिली कैसे? सोच लीजिए, चाहे बसपा का नेता हो, चाहे समाजवादी दल का नेता हो, चाहे भाजपा का नेता हो, एक चीज वो बहुत स्पष्ट तरह से जानता है। वो जानता है कि जब धर्म की बात करेगा, जब जाति की बात करेगा तो आपके जज्बात उभरेंगे। वो जानता है कि जब इन चीजों को उठाएगा तो आप उससे जुड़ जाओगे। वो जानता है कि अगर वोट लेने का एक माध्यम है इस प्रदेश में तो वही है जाति और धर्म के नाम पर।
बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान कई दिनों तक सुर्खियों में रहे, लेकिन अभी भी उन पर लगे आरोपों से वो मुक्त नहीं हुए हैं। हालांकि पहले खबर आई थी कि आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन अब इस पर एसआईटी चीफ और एनसीबी डीडीजी ऑपरेशन संजय सिंह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ कहा है कि जांच अभी जारी है। ये कहना जल्दबाजी होगी कि आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 3 अक्टूबर 2021 को क्रूज पर चल रही ड्रग्स पार्टी के मामले में एनसीबी ने छापेमारी के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। करीब 28 दिनों तक जेल में रहने के बाद आर्यन को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। इस बीच ड्रग केस की जांच कर रही एनसीबी की एसआईटी के सूत्रों के मुताबिक ऐसे दावे किए गए थे। अभी तक की जांच में सीधे तौर पर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे स्पष्ट हो सके कि आर्यन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा हो। आर्यन के पास से ड्रग्स मिलने के सबूत भी नहीं मिले हैं। ऐसे में सिर्फ व्हाट्सएप चैट से ये साबित नहीं होता है कि आर्यन एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा है। लेकिन इन दावे पर एनसीबी ने ही विराम लगा दिया और कहा कि फिलहाल मामले की जांच जारी है। अभी सारी चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी की जांच पूरी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि एनसीबी के महानिदेशक एसएन प्रधान को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने में कुछ महीने लग सकते हैं। वहीं खबर ये भी है कि अंतिम निर्णय से पहले एक कानूनी राय ली जाएगी, जिसमें इस पहलू पर गौर किया जाएगा कि क्या आर्यन खान पर ड्रग्स लेने के लिए आरोप लगाया जा सकता है, भले ही वो कोई ड्रग्स नहीं ले रहा हो। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।